प्यारे और नवाचारी बच्चों, नवाचार मतलब नए विचार वाले, तो नए विचारों की बहुत आज के समय में आवश्यकता है। नए विचारों के बिना ये दुनिया रुक जाएगी। डेट लगा लो। लेक्चर नंबर 83, वेव ऑप्टिक्स सेकेंड। हम लोग पढ़ रहे थे प्रिंसिपल ऑफ हाइगेन्स प्रिंसिपल। हाइगेन्स प्रिंसिपल को पढ़ा, तुमने सीखा कितनी तरह के वेव फ्रंट होते हैं। तो 3 तरह के होते हैं, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल एंड प्लेन। और उससे आगे की बात करेंगे। हाइगेन्स प्रिंसिपल के बेसिस पर हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों के लॉस को प्रूव करेंगे। तो नेक्स्ट स्टार्टिंग 3 नंबर में है रिफ्लेक्शन of a plane wave front from a plane surface, किसी प्लेन सरफेस से प्लेन वेव फ्रंट का रिफ्लेक्शन। तो डायग्राम बनाएंगे इसके लिए। ये डायग्राम की बॉटम लाइन है, इससे ऊपर आएगा डायग्राम, स्केच नहीं जाएगा। एक्स वाई कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस पर कोई प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट है। तो वेव फ्रंट को कैसे दिखाते हैं हम? रे के परपेंडिकुलर दिखाते हैं। तो मैं 2 रे दिखा रहा हूं यहां पर। ये कोई 2 रे आ रही हैं, एक का नाम है S, दूसरी S डैश, एरो लगा दिया। इसमें वेव फ्रंट कहां पर है उसे लोकेट करना है। तो वेव फ्रंट होता है परपेंडिकुलर टू द रेज। अगर ये पॉइंट है A, तो मैं यहां से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। इस पॉइंट को मैं मार्क करता हूं B। तो मैं बोलूंगा AB जो है इंसिडेंट वेव फ्रंट है। अब तुमको ये महसूस हो जाएगी ये वेव फ्रंट है। उसके लिए मैं क्या करता हूं, आर्क बना के दिखाता हूं। यहां पर ये जो छोटे आर्क हैं, इन पर टेंजेंशियल सरफेस है वेव फ्रंट AB। इन आर्क को क्या बोलते हैं? वेवलेट। हाँ, these are wavelets। ये वेवलेट्स पर टेंजेंशियल सरफेस हो गया AB, इंसिडेंट वेव फ्रंट। जितने टाइम में सेकेंडरी वेवलेट्स जो कि B से ओरिजिनेट होगी, वेवलेट्स हमेशा कैसी होती हैं? सेकेंडरी वेवलेट्स जो B से ओरिजिनेट होगी, जितने टाइम में इस पॉइंट C तक पहुंचेंगी, माना कि वो टाइम है T, और अगर इस मीडियम में स्पीड है V, तो रेफरेंस साइड में मैं लिख सकता हूं BC जो है वो होगा V into T, स्पीड into टाइम। तो अब मैं ये जानना चाहता हूं कि जितने टाइम में B से C तक पहुंचेंगी, उतने टाइम में A से रिफ्लेक्ट होकर कहां तक पहुंच जाएंगे? तो स्पीड तो सेम है, मीडियम सेम है। तो मैं क्या करता हूं, BC के बराबर आर्क लेता हूं। प्रकार में पेंसिल लगाई, पेंसिल लगा के प्रकार की नॉक यहां रखकर आर्क लेंथ किससे नापी, इतना प्रकार को खोला। अब प्रकार की नॉक को रखता हूं A पर और आर्क घुमाता हूं। तुम्हें दिख रहा है ये डिस्टेंस BC AB से छोटी है, छोटी दिख रही है, महसूस हो रही है। तो नेचुरली वो आर्क इसके इधर ही रह जाएगा, B के लेफ्ट में। पर अगर मैं इसका इंक्लिनेशन बढ़ा दूं, इंक्लिनेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा? ये वाली साइड लंबी हो जाएगी, ये वाली साइड लंबी हो जाएगी। तो वो जो आर्क है B के राइट हैंड साइड में भी जा सकता है। इट मींस दोनों तरह से बन सकता है डायग्राम। इट डिपेंड्स ऑन इंक्लिनेशन। तो गलत नहीं है अगर D पॉइंट जो कि मैं बनाने वाला हूं, या वो आर्क B के उधर बने या B के इधर बने, वो आर्क करें। लॉजिकल होना चाहिए इसके साइज के हिसाब से। तो मैंने A पर प्रकार की नॉक रख के वो आर्क घुमाया, इसको सेंटर मान के इस तरह का वो दिखेगा, इसी लेवल पे, लाइक दिस, इतना V into T के बराबर लेंथ उसकी है। अब मैं इस आर्क पर टेंजेंट डालता हूं। क्यों? ये आर्क क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये उस सेकेंडरी वेवलेट को रिप्रेजेंट
कर रहा है जो पॉइंट ए से रिफ्लेक्ट होकर यहां तक पहुंच गई उतने ही समय में जितने समय में बी से सी तक पहुंची। हम जानते हैं वेवफ्रंट इज सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज, तो सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज सेम रहना चाहिए, टाइम सेम लगेगा तो फेज सेम आएगी। तो मैं सी से एक टेंजेंट खींचता हूं इस आर्क पर, तो मैंने सी से एक टेंजेंट खींची इस आर्क पर, तो ये जो पॉइंट मुझे मिला है इसको मैं मार्क करता हूं पॉइंट डी, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इस पॉइंट डी से होकर इधर निकल जाएगी, एस से आई है तो हम बोलेंगे इसको टी, जो एस डैश से जाएगी इसके पैरेलल उसको बोलेंगे टी डैश। तो डायग्राम में तुमको दो ट्रायंगल्स नजर आ रहे हैं ए सी डी, ए सी बी। मैं प्रूव कर सकता हूं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। उसका बेसिस क्या है? पहली बात तो ये 90 डिग्री एंगल वाले ट्रायंगल, दोनों राइट एंगल है, क्योंकि यहां पर अगर एंगल में बनाऊंगा ये भी तो ये 90 डिग्री और ये वाला भी 90 डिग्री, तो राइट एंगल है। फिर AC दोनों में कॉमन है, और फिर AD को मैंने नाप कर BC के बराबर बनाया, तो AD को नाप कर BC के बराबर बनाया, इसलिए SAS थ्योरम से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? ये जो डेरिवेशन कर इसका उद्देश्य क्या है? लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑब्टेन करना। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला पॉइंट तुम जानते हो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाइन सेम प्लेन। ये आज से 15 साल पहले तो ऑब्टेन किया करते थे, ये डेरिवेशन 5 नंबर में आता था, डिराइव करते थे। अब डिराइव नहीं करते, अब ये 3 नंबर में आता है। इसको सिंपली हम लैंग्वेज में लिख देते कि कैसे हुआ। अब डिराइव करेंगे एंगल I इक्वल टू एंगल R, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे हमने उसको डायरेक्टली लिख दिया, रिफ्लेक्शन जब मिरर का पढ़ रहे थे हमने डायरेक्टली लिख दिया था I इक्वल टू R। यहाँ प्रूव करते हैं यूजिंग वेव नेचर की थ्योरीज। तो मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, पॉइंट A पर मैंने नॉर्मल खींचा, हियर इज नॉर्मल N1। पॉइंट C पर भी खींच देते हैं N2। N1 के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बना रही है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस I, N2 के साथ रिफ्लेक्टेड रे जो बना रही है वो R। जरूरी नहीं है कि CT डैश के साथ एंगल नापे, हम AT के साथ भी नाप सकते हैं, वो भी होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R। पर यहाँ हमें कन्वीनियंट ज्यादा वो लग रहा है, गिचड़ पिचड़ नहीं होगा, उसको उधर ले लिया उसको उधर ले लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पैरेलल जा रही है रेस। अब मुझे प्रूव करना है I इक्वल टू R। अगर हम डायग्राम में देखें तो दिख रहा है कि I इक्वल टू R है। कैसे दिख रहा है? ये एंगल, क्योंकि रे आ रही है, ध्यान से देखना है, काली वाली लाइन तक है AB, AB इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये ब्लू वाली लाइन तक नहीं है, ब्लैक वाली लाइन तक। ये 90 डिग्री है, ये वाला I है, तो ये जो बच गया यहां से लेकर यहां तक 90 माइनस I है। फिर आपको पता है यहां से लेकर यहां तक ये कितना है? 90 नॉर्मल है, तो ये जो बच जाएगा वो I हो जाएगा, ये I, ये वाला 90 माइनस I, ये पूरा 90 में से 90 माइनस I घटा दो तो ये बच गया, तो I हो जाएगा। सेम लॉजिक से इधर होगा, ये आ रहा है। फिर यहाँ पे ध्यान से देखना, जो CD रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है ब्लैक वाली लाइन के साथ, ये 90 रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट CD। अब ये आ रहा है तो ये बचा हुआ 90 माइनस R, फिर ये 90 है इसे रेड वाले के साथ, वो तुम्हें पता है, ये बचा हुआ R। अब ट्रायंगल ACD का ये C पर बनने वाला एंगल और ट्रायंगल BAC का A पर बनने वाला एंगल दोनों सेम होंगे बिकॉज़ दीज आर कॉन्ग्रुएंट। बस ये प्रूव करना। डायग्राम बन चुका है। जिनको प्रैक्टिस कम लगती है एक बार फास्ट स्पीड में ऑलरेडी ड्रॉ करो। इसका दूसरा वाला केस बता देता हूँ विद ग्रेटर इंक्लिनेशन। बनाना चाहो तुम्हारी मर्जी, नहीं बनाना चाहो तुम्हारी मर्जी। जो प्रैक्टिस करेगा उसकी प्रैक्टिस होगी, जो नहीं करेगा नहीं होगी। With greater inclination, incident rays S dash
इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी, जितने टाइम में रे पहुंचती है बी से सी तक, उतने टाइम में ए से कहां पहुंच जाएगी जानने के लिए हमने आर्क लेंथ ली बी सी के बराबर, ए पर प्रकार के नॉक रख के आर्क को घुमाया, सी से इस पर टेंजेंट ड्रॉप किया, ये पॉइंट मिला, इसको मार्क किया डी। आफ्टर रिफ्लेक्शन ए से रिफ्लेक्ट होकर रे इस पॉइंट डी से होकर उधर जा रही और इसके पैरेलल इधर से जा रही, जो एस से आई बन गई टी, एस डैश से आने वाली बन गई टी डैश। नॉर्मल्स n1 and normal, n2 angle of incidence I, angle of reflection R। ठीक है, अंतर क्या है समझ में आ रहा है दोनों में? It is because of change in inclination। अच्छा एक चीज बता सकते हो, इंक्लाइनेशन किस में ज्यादा है, उधर वाले पहले वाले डायग्राम में या दूसरा जो बना है इसमें? इंक्लाइनेशन हॉरिजॉन्टल से नापते हैं उसको कहते हैं कि वर्टिकल से नापते हैं उसको कहते हैं? हॉरिजॉन्टल से। स्टीपनेस, स्लोप, तो इंक्लाइनेशन उधर ज्यादा है, इधर कम है। यहाँ जो फिसल पट्टी है ये इस पे फिसलना आसान है, यहाँ जो फिसल पट्टी है इस पर फिसलना मुश्किल है, यहाँ इंक्लाइनेशन ज्यादा। सही बोला मैंने, उल्टा बोल दिया? इसमें फील अलग तरह से आता है। इंक्लाइनेशन ज्यादा, इंक्लाइनेशन कम। इंक्लाइनेशन झुकने को बोलते हैं, इंक्लाइनेशन कम तो लेस स्टीप होगा, ये फिर वैसा रिलेशन होगा कैसा, रेडियस ऑफ कर्वेचर और कर्वेचर। तो उस पर तुम सोच के विचार कर सकते हो। डेरिवेशन लिखते हैं, कंसिडरिंग प्लेन वेव फ्रंट AB, considering plane wave front AB incident on plane surface XY, incident on plane surface XY as shown, full stop। Next line, it is clear from the figure that to obtain reflected wavefront, to obtain reflected wavefront, we draw, हम खींचते हैं, we draw an arc AD equal to BC equal to V into T, AD equal to BC equal to V into T, taking center at A पर center मानते हुए, AD equal to BC equal to VT, taking center at A, and drop DROP, drop a particular, वो particular लिखोगे कि tangent लिखोगे? वो particular drop नहीं कर रहे, tangent, drop a tangent CD from point C, from point C, full stop। CD represents the reflected wavefront, CD represents the reflected wavefront, full stop। Next paragraph, here incident ray comma reflected ray and the normal
incident ray, reflected ray, and the normal are respectively perpendicular to incident wavefront, comma, reflected wavefront, and the surface xy, comma, so they all lie, किसके लिए आया, 3 के लिए, 6 के लिए, हाँ, they all lie in same plane. कहने का मतलब है कि इंसिडेंट वेवफ्रंट AB, रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट CD और सरफेस XY तीनों बोर्ड के प्लेन में, तो जब ये एक ही प्लेन में है तो इनके जो परपेंडिकुलर्स होंगे वो तीनों भी आपस में सेम प्लेन में होंगे। तो प्रूव करने की बजाय हम ऐसे लैंग्वेज में लिख देते हैं। पहले तरीका अलग था, पहले कैसे प्रूव करते थे, एक और रे लेते थे, 2 रे तो दिख रही तुमको, SS डैश, एक और रे लेते थे, वो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाती थी। फिर ये प्रूव करते थे कि जितने टाइम में B से C तक पहुंच रही है सेकेंडरी वेवलेट्स, उतने ही टाइम में इस पॉइंट से, मान लो P है, P से O तक, फिर O से P डैश तक पहुंचेगी, ऐसे करके प्रूव करते कि वो CD इसी का रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट होगा वगैरह, वो सब खत्म हो गया, आप नहीं करते। अब सीधे मैथमेटिक्स पे आते सेकंड लॉ प्रूव करेंगे, इसको तो लिख दिया फर्स्ट लॉ को, देखोगे also राइट एंगल ट्राइंगल का सिंबल बनाते हुए ट्राइंगल का नाम लिख दो, एक चाहिए हमको ACB। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल तुम्हें बनाना आता होगा, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट के सिंबल में डिफरेंस होता है, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, सिमिलर में खाली ऊपर घुमा हुआ निशान लगा देते हैं। दूसरा ट्राइंगल है ACD, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, इसका रीजन देंगे। एंगल तो ऊपर जो डिटेल लिखी है उसमें आगे 90-90, बस 2 साइड बराबर करनी है, AC इक्वल टू AC, एंड हमने नाप कर AD को BC के बराबर बनाया, इसलिए कॉन्ग्रुएंट है। ये तरीका होता है लिखने का, ब्रैकेट में लिख दो। 10 क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है मैं लिख सकता हूँ एंगल BAC इक्वल टू एंगल DCA लिख दो, ACD लिख दो, जो तुम्हारे दोनों चलेगा। मैथमेटिक्स में ध्यान भले रखना पड़े, फिजिक्स में चलो DCA। अब BAC को मैं ब्रेक करके लिखता हूँ 90 माइनस D या BAN1, 90 माइनस BN1, 90 माइनस एंगल BAN1, ऐसे इसको लिखता हूँ 90 माइनस एंगल DCN2। अब ध्यान से देखो, 90 माइनस BN1 इज नथिंग बट I and 90 माइनस DCN2 इज नथिंग बट R। लॉ में मत करो, which is law of reflection, hence proved। ये हो गया 3 नंबर का डेरिवेशन। ठीक है, कोई स्टेप जो समझ में नहीं आए, प्रूव करना आसान है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हो जाएगा, तो ध्यान में रखना है कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। नहीं तो हम सिमिलर लेते हैं, एक बार यहाँ पर स्पेशल एक ही केस है, इतने सारे डेरिवेशन हमने किए, यही बस कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो क्या करेंगे, अगला केस करेंगे, रिफ्लेक्शन बता दिया, रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन है तो 2 सिचुएशन हो सकती है, डेंसर टू रेयर जा रही है, रेयर टू डेंसर जा रही है। मैं एक सिचुएशन के लिए करा रहा हूँ, एग्जाम में अगर कुछ मेंशन आया तो उसके लिए तुम्हें करना है। कई बार सिर्फ डायग्राम पूछ लेते, 2 नंबर देते हैं उसके, प्रूव करने को नहीं बोलते, लॉस ऑब्जेक्ट करने को नहीं बोलते, बोलते डायग्राम बना के छोड़ो। अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया था, डायग्राम पूछा था उसका। तो नेक्स्ट 3 नंबर में रिफ्लेक्शन की जगह क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन।
ऑफ ए प्लेन वेव फ्रंट, फ्रॉम लिख सकते हो, एट लिख सकते हो, एट भी लिख सकते हो, फ्रॉम भी लिख सकते हो, एट ए प्लेन सरफेस। और अगर तुम थोड़े और होशियार हो तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, रिफ्रैक्शन ऑफ ए डैश डैश डैश। अंडरस्टूड है? सिमेट्री है, जो लैंग्वेज पहले आई वही लैंग्वेज अब आई, ऐसा तो मान सकते, कम लिख के काम चला सकते। तो रिफ्रैक्शन को दिखाना है, यानी हमको स्नेल्स लॉ प्रूव करना है। मैं केस ले रहा हूं रेयर टू डेंसर वाला, तो ब्रैकेट में लिख दो केस ए, wavefront is moving from rare to denser medium. Wavefront is moving from rare to denser medium. मुझे फिर से चाहिए सरफेस XY पर, अब डायग्राम नीचे भी जाएगा क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग नहीं है, रिफ्रैक्टिंग है। ऊपर अलग मीडियम, नीचे अलग मीडियम। माना कि ऊपर जो मीडियम है वो रेयरर है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, नीचे वाला डेंसर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। तो क्या तुम कमेंट कर सकते हो N2 N1 में क्या रिलेशन होगा? N2 ग्रेटर देन N1। और अगर मैं एक्सप्रेस करूं N को, तो N2 upon N1 लिखोगे, N1 upon N2, क्योंकि कन्वेंशन है डेंसर का विद रिस्पेक्ट टू रेयर। जिसमें रे जाती है वो ऊपर आता है, जिसमें से जाती है वो नीचे आता है। अगर मैं यहाँ पर वेलोसिटी एक्सप्रेस करूँ v1, यहाँ पर v2, तो इसमें भी रिलेशन बता सकते हो, रेयर मीडियम में जाता है। ओके, v1 ग्रेटर देन v2। कोई दो रेज आ रही हैं, इनके नाम वही पुराने वाले S और S डैश। तो जो इंसिडेंट वेवफ्रंट है वो ये है, यहाँ पर वेव्स के परपेंडिकुलर या रेज के परपेंडिकुलर AB, AB इज द इंसिडेंट वेवफ्रंट। इसमें क्या मॉडिफिकेशन करोगे तुम्हें लगे कि हाँ ये वेवफ्रंट ही। हाँ, अगर मैं यहाँ सेकेंडरी वेवलेट्स बना देता हूँ, तो ऑप्शनल एग्जाम में बनाना जरूरी नहीं है, पर तुम्हें फील आ जाता है कि हाँ ये वेवफ्रंट ही, आउटर एनवलप टेंजेंशियल सरफेस ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। माना कि B से पॉइंट C तक पहुंचने में टाइम लगता है t, स्पीड है उस मीडियम में v1, तो क्या मैं लिख सकता हूँ BC इक्वल टू v1t। तो क्या आपकी बार BC के बराबर आर्क लेने से काम चलेगा? नीचे इस मीडियम में जब रे आ गई तो वो जो आर्क लेंथ होगी वो BC से छोटी होगी कि बड़ी होगी? छोटी होगी। स्पीड कम होगी ना, कम दूरी चलेगी, तो टाइम तो उठाऊंगा t, स्पीड उठाऊंगा v2, v2 इंटू टी मल्टीप्लाई करके v2t के बराबर आर्क लूंगा, जो डेफिनेटली इससे छोटा होगा। यहाँ पर प्रकार की नॉक रखूंगा, आर्क घुमाऊंगा, ये आर्क घुमाया जो उससे छोटा है। C से इस पर टेंजेंट ड्रॉप करेंगे, C से मैं टेंजेंट डालता हूँ इस आर्क पर, जहां पर वो टेंजेंट इसको छुएगी, टच करेगी, वो पॉइंट होगा D, और CD हो जाएगा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। आफ्टर रिफ्रैक्शन रे थोड़ी सी बेंड होगी, स्लाइटली इस तरह से जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, जैसे रे ऑप्टिक्स में होता था। तो नॉर्मल खींच देता हूँ यहाँ पे मैं, दिस इज नॉर्मल, नाम रख देता हूँ M1 N2, इसी को यूज कर देते हैं, अलग से वहाँ नॉर्मल बनाने की जरूरत हमको नहीं है। वहाँ बनाते हो तो भी कर सकते हो, बना सकते हो, गलत नहीं है, पर ये वेल डिफाइंड सिचुएशन है। तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है I, दिखने में तो बराबर ही लग रहा है, पर थोड़ा छोटा होना चाहिए, थोड़ा छोटा है उससे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। अगर ये I है तो क्या तुम बता सकते हो ये कितना होगा? I ये R है तो ये कितना होगा?
r, because this is 90 minus r, this is 90. डायग्राम बन गया पूरा। बिल्कुल सिमिलर मैनर में डेरिवेशन करो। रिवर्स केस आए, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगाकर तुम समझ सकते हो, देख सकते हो यहाँ से रेंज आएगी तो दूर हटेगी नॉर्मल से, या आई की जगह आर हो जाएगा, आर की जगह आर हो जाएगा। और अगर ये एंगल बढ़ते 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 क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए तो टीआईआर हो जाएगा, वापस लौट के आ जाएगा वेव फ्रंट डेंसर मीडियम में वापस। तो टीआईआर को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, दिमाग में बिठा के रखो, क्योंकि अभी तक पूछा नहीं गया है। टीआईआर को आइगन प्रिंसिपल से एक्सप्लेन करो। अगर किसी को बहुत ज्यादा घुमाना होगा सवाल को तो ये कहीं क्वेश्चन है नहीं, हालांकि एनसीईआरटी में इसका एक्सप्लेनेशन मौजूद है और मैंने मार्किंग में लिख कर दिया तुमको एनसीईआरटी की मार्किंग, तो वो थ्योरी वहां से पढ़ लेना। वैसे तो तुम समझा सकते हो कि टीआईआर कैसे हो, तो टीआईआर को समझाना आना चाहिए। टीआईआर को हम आइगन प्रिंसिपल से समझा सकते हैं, ये नहीं कि रे ऑप्टिक्स वाला एक्सप्लेनेशन लेके आओ। अब वेव फ्रंट से समझाना होगा, खाली रे से नहीं समझाना होगा। डिस्क्राइब कर देते हैं। कंसिडरिंग ए प्लेन वेव फ्रंट AB, considering a plane wavefront AB incident on plane surface XY, incident on plane surface XY as shown. Full stop. Next line. To obtain the refracted, R और L का ध्यान रखना, refraction चल रहा है R, to obtain the refracted wavefront we draw an arc, इस पॉइंट को D मार्क कर सकते हो, we draw an arc AD, this point is D, equal to AD किसके बराबर है V2T, AD equal to V2T, जहां पे ब्रैकेट में मेंशन करोगे T is the time taken by bracket start, T is the time taken by secondary wavelets, in reaching from B to C. T is the time taken by secondary wavelets in reaching, कहाँ से कहाँ पहुँचने में, in reaching from B to C, B से C पहुँचने में जो समय उन्होंने लिया है वो है T, ब्रैकेट क्लोज। तो तुमने लिखा we draw an arc AD equal to V2T, taking center at A, ब्रैकेट क्लोज करेगा, taking center at A, and then उसके बाद क्या किया, ड्रॉप आएगा कि ड्रॉप्ड आएगा, सोचो, and then dropped a tangent CD from point C, full stop. CD is refracted wavefront, CD is refracted wavefront. अब बताओ क्या करोगे, सिमेट्री है, क्या करोगे, पैराग्राफ चेंज करोगे, वैसे की वैसे लैंग्वेज आ जाएगी, देखोगे नेक्स्ट पैराग्राफ हियर, इंसिडेंट रे कॉमा refracted ray एंटी नॉर्मल डैश डैश छोड़ो, अगर तुम्हें लिखना है तो उतनी जगह छोड़ दो, अपने आप बना के लिख दो। वो रिस्पेक्टिवली किसके परपेंडिकुलर है, इंसिडेंट वेवफ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट एंड द सरफेस XY, तो वो सभी किसी एक ही प्लेन में होंगे। जो रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ है वो हो गया, दे ऑल लाई इन सेम प्लेन, सेम लैंग्वेज आ जाएगी एग्जैक्टली, बस L की जगह आ रहा है रिफ्रैक्टेड। अब प्रूव करना है हमको स्नेल्स लॉ आल्सो, नेक्स्ट लाइन। स्नेल्स लॉ कैसे प्रूव करें, स्नेल्स लॉ दैट sin r by sin r equal to constant and that constant is n, या
आई भी दिख रहा है, आर भी दिख रहा है, साइन आई साइन आर निकाल लेते, रेशियो निकालो। Also sin I equal to perpendicular BC upon hypotenuse AC। यहीं पर लिखता हूँ BC की वैल्यू V1T upon AC and sin R equal to perpendicular AD upon AC, hypotenuse है। AD की वैल्यू हमें पता है, हमने बनाया है V2T upon AC। Now taking ratio लिया हमने sin I upon sin R equal to, सीधे काट दो, AC कट गया, T कट गया, V1 upon V2। मैं इसको रीअरेंज करके लिखता हूँ, मुझे पता है होता है C by V, मैं इसको रीअरेंज करता हूँ, मैं ऐसे लिखता हूँ C upon V2 divided by C upon V2, ऐसे लिख सकता हूँ सेम। और फिर C by V2 को मैं लिखता हूँ N2 और C by V2 को लिखता हूँ N1 और इसको लिख सकता हूँ N, which is Snell's law, as true। तो हमने हाइगेन्स प्रिंसिपल यूज करके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एज वेल एज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों बना ली, दोनों ऑब्टेन कर ली, दोनों प्रूव कर ली। 3 नंबर के 2 डेरिवेशन। हाइगेन की थ्योरी खत्म, मतलब इतना ही पढ़ना था, हालांकि आगे और सबके एक्सप्लेनेशन इसी के बेसिस पर हम बनाए। अब क्या पढ़ना है हमको? इंटरफेरेंस पढ़ना। और इंटरफेरेंस से पहले तुम्हें जानना होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में वापस से, जो तुमने 11th क्लास में वेव्स के लिए पढ़ा था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तुम हेडिंग लगा सकते हो, नेक्स्ट एक पार्ट खत्म हो गया इसका, नेक्स्ट पार्ट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, या फिर तुम लिख सकते हो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो तुम्हें पसंद हो, चॉइस मिल रही है, देखो सब्जेक्ट क्या चल रहा है। कौन स्टेट करेगा तुम में से, कौन इसका स्टेटमेंट बता सकता है? रेज योर हैंड। स्टेट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर वेव्स में से कोई। अगर तुम कहते हो पेन दोगे तो भी बताएंगे, तो पेन लाके दे दूंगा। आज बता दो, कल दे दूंगा। हाँ बताओ। Whether some relation is there of superposition principle with phase? क्या superposition principle phase से linked है? I don't think so. फेज का कोई कनेक्शन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के साथ है ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा। तो इंटरफेरेंस की बात कर रहे हो भाई। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज वेरी ब्रॉड टर्म, या ब्रॉड सेंस में इसको देखा जाता है। इसकी वजह से 4 अलग-अलग फिनोमेना होते हैं, जिनमें से 3 तुमने 11वें में पढ़े, चौथा तुम्हारे सिलेबस में नहीं। फेज की बात हम कहाँ पे करेंगे? या कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बताना, ठीक है? आई डोंट। और कोई अच्छी कोशिश थी, और कोई बताना चाहते हैं? तो इस बारे में सोचे कि हमें याद क्यों नहीं रखा भाई, प्रॉब्लम ही खत्म करने जड़ से ये चीजें याद क्यों नहीं रखी। हालांकि तुमने पढ़ी है और तुम इसको समझते भी हो, तुम्हारा मानना है कि तुम समझते हो पर बता नहीं पा रहे। तो इस प्रॉब्लम को खत्म कर दें कि जो समझते हो वो बता भी पाओ, तो उसका कोई तरीका होना चाहिए। तो तरीका क्या है वो देखते हैं। अभी मैं समझा देता हूँ, तुम्हें फिर चेक करेंगे, बाद में याद रहता है कि मतलब हमेशा। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक यूनिवर्सल टर्म है, एक तरह से देखा जाए तो। हम फोर्सेस के लिए लगाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के लिए वैलिड है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस के लिए वैलिड है, इवन जो वेक्टर नहीं है, स्केलर है, पोटेंशियल, उसके लिए वैलिड है। पोटेंशियल के लिए भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लगाते हैं। वहां जब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पूछा जाता है एग्जाम 2 नंबर पर, तो हम बोलते हैं
net electrostatic force acting on a given charge due to a system of charges is equal to vector sum of the individual forces due to individual charges. यहाँ बात खत्म नहीं होती, साथ में हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं. The force acting between any two charges remains unaffected from presence of any other charge. Similar statement बन जाता है ग्रेविटेशन में, ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाता है. सिमिलर स्टेटमेंट बनता है पोटेंशियल के लिए. The net potential on a given point due to a system of charges is equal to algebraic sum. क्योंकि पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी? स्केलर. स्केलर सम बोलो, algebraic सम बोलो, एक ही बात है. Algebraic sum of all the potentials created by individual charges. इसी तरह से वेव्स के लिए हम डिफाइन करते हैं. इसके इमेज स्टोर कर लो तो क्लियर हो जाएगा. वेव्स के केस में डिस्प्लेसमेंट्स ऐड होते हैं. तो हम पहले सिंपल फॉर्म में पल्स की बात करते हैं. टॉम एंड जेरी कार्टून शो, एवरीवन इज फैमिलियर. मैं जब छोटा था तो मैं समझता था वो जो चूहा है उसका नाम टॉम है और वो बिल्ली जो है वो जेरी है. बाद में बड़ा हुआ तो पता चला कि नहीं, टॉम है बिल्ला, बिल्ली नहीं है. टॉम बिल्ला है और वो जेरी जो है वो चूहा है. ठीक है, कोई है मेरे जैसा ये सब पहले से जानते थे? तुमको भी नहीं पता था? तो आज की क्लास में फायदा हो गया. तो टॉम है बिल्ला, जेरी है चूहा. बड़ा सा कमरा, कारपेट बिछा हुआ है. जेरी घुसा एक साइड से कारपेट के नीचे टॉम से छुपने के लिए. जेरी का जो बम्प नजर आया तो कारपेट में वो चलेगा, वो ऊपर क्या चलेगा? बम्प बोलेंगे. तो कारपेट में एक उठा हुआ हिस्सा वो बम्प करेगा. तो टॉम को समझ में आ गया कि जेरी वहां पर है. वो दूसरी साइड से घुसा कारपेट के नीचे. इधर बड़ा बम्प, इधर छोटा बम्प. डिस्प्लेसमेंट y1, डिस्प्लेसमेंट y2. जब सुपर पोजिशन होगा, जब मिलेंगे तो बम्प डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा y1 प्लस y2. और उसके बाद जेरी तुम जानते हो बहुत होशियार है, कभी टॉम के हाथ में नहीं आता, वो निकल जाएगा. छोटा बम अपने रास्ते, बड़ा बम अपने रास्ते. दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन. ये इमेज है सुपरपोजिशन. तो इसके बेसिस पे हम डेफिनेशन बना सकते हैं. जब दो या दो से ज्यादा वेव्स एक ही मीडियम में चलते हुए मिलती हैं, कई तरह से मिल सकती हैं. ऐसे मिल सकती हैं, ऐसे मिल सकती हैं, ऐसे मिल सकती हैं. जब दो या दो से ज्यादा वेव्स एक ही मीडियम में चलते हुए मिलती हैं तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होता है मीडियम के किसी पार्टिकल का, वो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स के वेक्टर सम के बराबर होता है. साथ में हमें ऐड करना पड़ेगा. मीडियम में चलने के दौरान एक दूसरे को बिना अफेक्ट किए चलते हैं. ठीक वैसे जैसे केबल से 200 चैनल के सिग्नल वो उसी तार से कोएक्सियल केबल से आ रहे थे बिना एक दूसरे की परफॉर्मेंस को अफेक्ट किए. कैसे? सुपरपोज स्टेटमेंट देखो, ATI according to it. If two or more waves are traveling simultaneously in a medium, then the resultant displacement of any particle of the medium is equal to the vector sum resultant displacement of any particle of the medium is equal to the vector sum of individual displacements. Vector sum of individual displacements produced by the individual waves. Individual displacements produced by the individual waves. मैथमेटिकली इसको बीच में एक्सप्रेस कर देंगे. दैट इज y वेक्टर, ये है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, ये बराबर होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड सो ऑन. ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. क्या पूरी बात हो गई? अभी नहीं हुई.
ये ठीक वैसे ही अगर यहाँ पर लिखते हो जैसे तुमसे पूछा जाए न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट करो और तुम बोलो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन और चुप हो जाओ, तो ये अधूरी बात है। साथ में बोलना पड़ेगा फोर्सेस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज, इसमें साथ में ऐड करते हैं, लिखोगे द वेव्स डू नॉट अफेक्ट, डज नॉट डू में तुम चूज करो, अंग्रेजी भी सीखो, डज नॉट अफेक्ट और डू नॉट अफेक्ट। द वेव्स, क्योंकि वेव्स आया तो डू नॉट अफेक्ट ईच अदर while traveling, do not affect each other while traveling, एक दूसरे पर बिना कोई असर डाले ट्रैवल करो। तो ये कंप्लीट डिटेल हो गई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब इसकी वजह से चार डिफरेंट फिनोमेना होते हैं, कौन कौन से चारों को समझ लो, उसमें सिर्फ एक को पढ़ना है हमको लाइट के, उसका नाम है इंटरफेरेंस। तो अगर दो वेव्स हैं एक ही डायरेक्शन में चलते हुए सेम मीडियम में साइमल्टेनियसली मिलती हैं, प्रोवाइडेड कि उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है एंड हम बात करेंगे कोहेरेंसी की, फैमिलियर हो, कोहेरेंट सोर्सेज, इनकोहेरेंट सोर्सेज, साउंड के लिए पढ़ा है हमने इंटरफेरेंस, फिर से बात करेंगे उसको अच्छे से समझेंगे। तो अगर वो कोहेरेंट भी हैं तो क्या होगा, मीडियम के किसी पार्टिकल पर या किसी पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी इंडिविजुअल इंटेंसिटी के सम से भी ज्यादा हो जाती, या फिर किसी पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी इंडिविजुअल इंटेंसिटी के सम से भी कम हो जाती। इनको रिस्पेक्टिवली हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इस फिनोमेना को बोलते हैं इंटरफेरेंस, जिसमें एक्चुअल में हुआ क्या, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। भाई इंटरफेरेंस हमको इंटरेस्टिंग क्यों लगता है, ये हमारा ध्यान क्यों खींच लेता है? हम बोलते हैं अगर साउंड का इंटरफेरेंस हो रहा है तो इंटरफेरेंस में होता क्या है, साउंड प्लस साउंड इक्वल टू साइलेंस, इसलिए हमें अजीब सा लगता है, हमारा ध्यान खींचता है। लाइट का इंटरफेरेंस होता है तो हम बोलते हैं लाइट प्लस लाइट इक्वल टू डार्कनेस, जहां पर ये डिस्ट्रक्टिवली हो रहा है। इसकी एप्लीकेशन क्या है? इसकी एप्लीकेशन है तुम्हारे घर के आसपास लाउड स्पीकर चल रहा है, वो मंदिर में चल सकता है, किसी के घर में किसी ने पाठ रखा, पंडित जी बिना लाउड स्पीकर के नहीं करते काम, उनकी आवाज पहुंचती नहीं भगवान तक आवाज पहुंचाने के लिए फुल वॉल्यूम चाहिए, उनका जो भगवान है वो बहरा है। तो तुमको मान लो पढ़ाई करनी है, तुम बीमार हो या तुम सोना चाहते हो तो तुम परेशान हो, अब तुम्हारे पास सॉल्यूशन क्या है? या तो तुम्हारे पास इतनी हिम्मत होगी जाके बंद करा दो, इसके लिए ग्रुप बनना बहुत जरूरी है, संगठन में शक्ति होती है, अदरवाइज अकेला कोई जाता है तो कोई सुनता ही, तो बोल के आओगे बस कम करके वापस तेज कर देना जैसे जाओ। या फिर तुम्हारे पास ऐसा साइंटिफिक डिवाइस हो, नॉइज कैंसलेशन कर सके हो, यानी वहां जो आवाज आ रही है उसको प्रेडिक्ट करके अपनी एक साउंड बनाए जो उसके रिवर्स हो, वो ऐसे आ रही है तो वो उसके अपोजिट डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करे, दोनों का सुपरपोजिशन हो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, जहां तुम सुनना चाहते हो उस एरिया में उस रीजन में आवाज खत्म, साउंड प्लस साउंड साइलेंस। तो ऐसे डिवाइसेस बन चुके हैं मार्केट में अवेलेबल, नॉइज कैंसलेशन। इसका एक फॉर्मेट तुमने सुना होगा कि ये जो हेडफोन आते हैं 2-3 तरह के आते हैं, एक में फीचर होता है थोड़ा महंगा आता है, फीचर होता है नॉइज कैंसलेशन फीचर होता है, नॉइज यानी अनवांटेड साउंड वो खत्म कर देता है अगर कोई और साउंड आ रही है, पर वो इंटरनल साउंड को खत्म कर देता है। हमें जो चाहिए एक्सटर्नल साउंड को खत्म कर देता है। आने वाले टाइम में बन जाएगा, आवश्यकता आविष्कार की जननी, आवश्यकता तो है ही। तो इंटरफेरेंस को हमें लाइट के लिए फुल डिटेल में पढ़ना। पहला फिनोमेना क्या हुआ, इंटरफेरेंस। दूसरा, अगर ये जो दो वेव्स जा रही हैं इनकी जो फ्रीक्वेंसी वो स्लाइटली डिफरेंट है, हम वर्ड यूज करते हैं स्लाइटली। स्लाइटली कितना, अब फिजिक्स पढ़ रहे तो नाप तोल भी करना, डेटा चाहिए। स्लाइटली कितना, अप टू 10 तक का अगर अंतर है तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि मीडियम के किसी पॉइंट पर एक ही जगह पर आवाज कभी तेज होती है कभी धीरे हो जाती है। एक तेज आवाज एक धीरे आवाज मिलाकर होता है एक बीट, अंग्रेजी में बोलते हैं वैक्सिंग एंड वैनिंग। तो बीट फॉर्मेशन हो जाती है अगर फ्रीक्वेंसी में स्लाइट डिफरेंस।
तो मेरा सवाल है कि अगर फ्रीक्वेंसी में ज्यादा डिफरेंस हुआ 10 से ज्यादा तो क्या बीट्स नहीं बनेंगे? जवाब है बनेंगे। हम नहीं सुन सकते, हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते क्योंकि हमारे कान की लिमिटेशन है। परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग 10 से ज्यादा आवाज अगर एक सेकंड में पैदा होगी तो हमें लगेगा कंटिन्यूअस है, हम उसको डिफरेंट साउंड की तरह ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। ये हमारी लिमिटेशन है। तो क्या हम कहते हैं बीट्स बन ही नहीं रहे? जवाब है हाँ, बिकॉज वी कांट ऑब्जर्व सो वी कैन से बीट्स आर नॉट फॉर्मिंग। दोनों मत है, हम ऐसे बोल भी सकते हैं और चाहे तो फाइन डिटेल बता सकते हैं कि नहीं बन तो रहे, हम सुन नहीं सकते। तो इसी तरह से तुमने पढ़ा है कोहेरेंसी इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस टू टेक प्लेस। अगर सोर्सेज कोहेरेंट नहीं होंगे तो तुमने पढ़ा इंटरफेरेंस नहीं होगा। इज इट ट्रू? इंटरफेरेंस नहीं होगा अगर सोर्सेज कोहेरेंट नहीं है। जवाब है नो, इंटरफेरेंस तो होगा पर सस्टेन्ड नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा, लगातार ब्राइट की जगह ब्राइट इतना तेजी से वो बदलेगी कि हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो हम बोलेंगे नहीं होगा। जैसे फिजिक्स में तो भगवान को भी नहीं मानते, मतलब दिखता नहीं है तो नहीं, बट द एक्चुअल फैक्ट इज है, नहीं तो उसके बिना गड़बड़ हो जाएगी। कोई मैनेजर है जो सब कुछ मैनेज कर रहा है, ये तो सब है बजट चलेगा। तो अब तीसरा फिनोमेना, ये वेव्स सेम डायरेक्शन में चलने के बजाय अपोजिट डायरेक्शन से आकर मिलती हैं। हमने पढ़ा मीडियम लूप्स में डिवाइड हो जाता है। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहां पर एम्पलीट्यूड हमेशा 0 होता है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होता है, तो बोलते हैं नोड। कुछ जगह डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम पर रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम तो बोलते हैं एंटी नोड। तो ये वेव्स जो बनती नई तरह की नोड और एंटी नोड के फॉर्म में ट्रैवल करती हैं या ट्रैवल नहीं करती हैं, एक जगह खड़ी हुई रहती है, स्टैंडिंग वेव्स बोलते हैं, स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स फॉर्म हुई। ये तीन फिनोमेना तो तुमने लैब में पढ़े थे। चौथा एक फिनोमेना होता है, एक वेव इधर से आई दूसरी इधर से, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल। अब फेज डिफरेंस अलग अलग हो सकता है। अभी फेज डिफरेंस 0, अभी फेज डिफरेंस 90, अभी 180, एक ऐसे 180 हो गया। π/6 हो सकता है, π/3 हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फेज डिफरेंस। कभी बनता है सर्कल, कभी इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, डबल शेप ऑफ 8। इन सारे फिगर्स को कहते हैं लिसाजूस फिगर्स। वो तो पढ़ोगे इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में। लिसाजूस फिगर्स प्लॉट भी करोगे यूजिंग सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब या कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ठीक है, तो 4 फिनोमेना हुए, उसमें से कौन सा पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ इंटरफेरेंस। तो तुम अपनी मेमोरी टेस्ट करो, चारों को सीक्वेंस में नाम लिख दो, एक स्टेटमेंट लिखो। सुपरपोजिशन कॉजेस, सुपरपोजिशन कॉजेस या सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कॉजेस डैश। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों के नाम लिखो सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में हमने डिस्कस किया। सेल्फ चेक है, खुद की मेमोरी खुद चेक करो, तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करो, इन्वॉल्वमेंट चेक करो। चारों के नाम सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में जिसमें हमने डिस्कस किया। लिख ले चारों। लिसाजू की स्पेलिंग में बता देता हूँ, तुम्हें नहीं आती हो तो हम बायजू लिख ले कोई ना गलती से। लिसाजू अगर इस ए को नहीं लगाओगे तो भी करेक्ट है। लिसाजू फिगर्स लिख लिया सबने? अब चेक करो कितने लोगों ने सही लिखा है, मेरे को फीडबैक चाहिए, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तुम्हारे ऊपर भी। तो पहला होना चाहिए इंटरफेरेंस, दूसरा होना चाहिए बीट्स, तीसरा होना चाहिए स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स, चौथा होना चाहिए लिसाजूस फिगर। कितने लोगों ने सही नहीं लिखा वो हाथ ऊपर करें। सही नहीं लिखा बोला है, कितने सारे लोगों ने सही नहीं लिखा, मतलब इस टाइम तो पढ़ाना बेकार है तुमको। रीजन बिहाइंड, ऐसे गलती कैसे हुई तुमसे? क्या गलती की तुमने? बीट्स भूल गए और तो इस समय पढ़ना खतरनाक है तुम्हारे
कुछ और ही बात प्रूव हो रही है। तो क्या करो, एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइज करो, बीच में कुछ कुछ खाते रहा करो। चने हैं बहुत अच्छे, चने बोगड़े, गैस भी नहीं करते, मूंगफली फिर भी गैस करती। चने रखो जेब में, किशमिश काजू रख सकते हो तो वो रखो, कोई दिक्कत नहीं है। बादाम रख सकते हो, बादाम और भी अच्छी। नहीं रख सकते तो चने तो कम से कम रखो। ग्लूकोज रखो, ग्लूकोज पानी में ग्लूकोज घोल के ले आया करो एक बॉटल, तो वो धीरे धीरे घोट करके उसको घुमाकर, जिससे तुम्हारा एनर्जी लेवल बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े। तो अब हमको पढ़ना है डिटेल में, फुल डिटेल में इंटरफेरेंस। नेक्स्ट हेडिंग इंटरफेरेंस। सिर्फ इंटरफेरेंस पे राइट लगा दो चार में से, उसी को पढ़ना है, बाकी सब नहीं पढ़ने। लाइट के लिए सिर्फ इंटरफेरेंस को पढ़ना। तो मेरा सवाल फिर से वही है, क्या तुम में से कोई इंटरफेरेंस की डेफिनेशन बता सकता है अभी? व्हाट इज इंटरफेरेंस? डिफाइन इंटरफेरेंस। हमें वहां परवाह करने की जरूरत नहीं जहां पर हम स्ट्रांग हैं। हमारे जो स्ट्रेंथ वाले पॉइंट्स हैं उस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। वहां तो हम स्ट्रांग है, वहां कोई चिंता की बात नहीं, वहां कोई सोचने की बात नहीं। हमें सारा फोकस वहां करना है जहां हम वीक है। तुम्हें पता होना चाहिए तुम कहाँ वीक हो, वीकनेसेस क्या है तुम्हारी, वो तुम्हें पता होना चाहिए और उनको इम्प्रूव करना है। आप बोलो क्या कह रहे हैं? हाथ ऊपर क्या करते हैं? ठीक है, तुमने जो डिफाइन किया वो है कंस्ट्रक्टिव कब होगा, डिस्ट्रक्टिव कब होगा। क्वेश्चन इज व्हाट इज इंटरफेरेंस। काफी कुछ सही बोला तुमने, हाँ बोलो। क्या तुम ऐसा कहना चाहते हो कि स्टेशनरी वेव इज टाइप ऑफ इंटरफेरेंस? तो जो तुमने डेफिनेशन बोली उससे ऐसा फील आ रहा है, तो फिर सोचना पड़ेगा उसको कि क्या ये भी इंटरफेरेंस का टाइप है। अपोजिट डायरेक्शन से जो तुमने बोला है, क्या उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं या एक्सक्लूड करना होगा? कर सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन से मिलेगी तो भी इंटरफेरेंस होगा, कहीं से भी मिले, किसी भी एंगल पर मिले तो भी हो जाएगा। तो इसमें क्लैरिटी लानी है हमको, ठीक है, कि ये कैसे है, whether the direction matters or not। वो पर्टिकुलर तो लिसान फिगर बनेगी। तो इंटरफेरेंस को हम डिफाइन करते हैं, जैसे जो तुम्हें बेसिक बताया था, तुम्हें चेक करना है कि क्या ये प्रोसेस है, प्रॉपर्टी है, फिनोमेना है, सिस्टम है, अरेंजमेंट है। तो तुमने चेक करके बताया क्या है, फिनोमेना। फिनोमेना और प्रोसेस में मामूली सा अंतर होता है। प्रोसेस प्रक्रिया, फिनोमेना घटना। तो इट इज ए फिनोमेना। अब सोचो इस फिनोमेना में क्या होता है। तो मोटे मोटे अक्षरों में बोले तो इस फिनोमेना में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है। इट इज द फिनोमेना इन विच रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस। ये बेस बन गया डेफिनेशन का। अब हम सोचते हुए डिस्क्राइब करेंगे एक्चुअल में क्या होगा। Redistribution of energy take place, that is when two or more waves traveling simultaneously, हमने डायरेक्शन का चक्कर ये डाला, two or more waves traveling simultaneously, superpose हम वर्ड यूज कर सकते हैं, सुपरपोजिशन डिफाइन कर चुके। Superpose is having same frequency, maintaining coherency, then at some points of the medium resultant intensity becomes greater than the sum of individual intensities, bracket में लिखा constructive, while at some other point resultant intensity becomes lesser than the sum of individual intensity, bracket में लिखा destructive, is called, या शुरू में लगा दिया it is the phenomena, नहीं तो लास्ट में लिखेंगे it is called। कुछ इस तरह से वर्डिंग्स बनाना तुमको आना चाहिए, ठीक है। इंटरफेरेंस को फुल डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक क्वेश्चन मेरे को दिमाग में आया जो पूछा गया था बोर्ड में, वो बता रहा हूँ मैं तुमको। इस डायग्राम पर एक सवाल पूछा जाता है आसान सा, तुमको कहते हैं ये डिस्टेंस BC है x, ये डिस्टेंस AC है z और ये डिस्टेंस
AD है y. Now express refractive index N2 upon N1 in terms of x, y and z. और ऐसे लिखता हूँ. बोलो जोर से बोलो पूरे विश्वास के साथ. हाँ, it is x upon y. sin i by sin r तो निकालना तुमको. z तो कट गया. क्या बचा? x upon y. ये क्वेश्चन आ चुका बोर्ड में 2 बार. काफी आज के लिए. कल पढ़ते हैं आगे. कल कोशिश करो 8 से 9. एक्चुअल में मेरे बैच अभी बढ़ गए तो मैं 8 नहीं पढ़ाना चाहता. 8 से 9 मत आना कोई भी रात को. सुबह तो आना.